So today we are going to discuss another important topic that is related with the pharmacology of the CVS system. तो इसके अंदर हम पांच ग्रुप्स के अंदर आपके पास फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे सीवीएस की। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है बच्चों, तो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर नाम हम यहीं पे पढ़ लेंगे। लेकिन उनके उन ड्रग्स के बारे में ना हम डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि अगर डायूरेटिक्स है ना, तो डायोरेटिक्स को हमने डिटेल में पढ़ना है रीनल सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसको वहां पर ज्यादा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी हैं बीटा ब्लॉकर्स हैं, इनको हम एएनएस के अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसको हम कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं, वो उसका हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी पढ़नी हमें एक एक चीज डिटेल के अंदर है, लेकिन वो डिफरेंट सेशंस के अंदर लिखी हुई है, तो इसलिए आपने ना परेशान नहीं हो जाना कि शायद यहाँ पर ना इतना ज्यादा लिखा नहीं है। देखो आपकी फर्स्ट एड ने फार्मा का कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, फार्मा को इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने कवर किया हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह जब पूरी फर्स्ट एड हो जाएगी ना, तो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दो टेक्स्ट बुक्स भी लो ना, कैडिजन और दूसरी क्या नाम है यार, जो एक मिनी कैडिजन आई थी, तो उनसे भी ज्यादा जो चीजें ना वो यहाँ पर आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह वो आपको याद भी होंगी। अब कैडिजन काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो पढ़ी हुई है, अब जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट है यहाँ पर तकरीबन सब ने कैडिजन पढ़ी हुई है, तो लेकिन कैटसन याद कितने बच्चों को, मेरे ख्याल में शायद मोस्टली को भूल ही जाती है। लेकिन फर्स्ट एड वाली जो फॉर्म है ना, ये आपको याद रहती है। ठीक है, उसके वजह ये होती है कि ये सिस्टम के साथ रिलेट करके आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमने आपके पास ड्रग्स की क्लास पढ़नी है, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कि अगर हमारे पास पेशेंट हाइपरटेंशन का है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स को यूटिलाइज करेंगे। बच्चों सबसे पहले ना हम इसकी पढ़ेंगे कोमोबिडिटीज, मतलब कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, और हाइपरटेंशन के अलावा अगर साथ उसको कोई और प्रॉब्लम भी है तो फिर हमने कौन सी ड्रग्स देनी है, कौन सी ड्रग्स हमने उसको नहीं देनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जो आपके सामने खुला हुआ है। ये चार से पांच जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं बच्चों, इन्हीं में से एमसीक्यूज निकलते हैं। एनआरई के अंदर ना, यहाँ से मैंने देखे तो उसमें एमसीक्यू काफी सारे इसमें से हैं, और एमएलई के अंदर तो यूवर्ल्ड के अंदर एमसीक्यूज इसमें से काफी सारे मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले एमसीक्यूज हैं। तो हाइपरटेंशन को बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है, ट्रीट करना है। सबसे पहले हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सी ड्रग्स की क्लासेस यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो बच्चों अगर बात की जाए प्राइमरी हाइपरटेंशन की, क्योंकि मैंने आपको हाइपरटेंशन का टॉपिक पढ़ाया था और उसके अंदर हमने डिस्कस की थी कि सर प्राइमरी हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकती है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो उसमें जो प्राइमरी हाइपरटेंशन को हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हाइपरटेंशन 95% केसेस के अंदर आपको यही हाइपरटेंशन मिलती है, और ये हमारे पास होती है इडियोपैथिक। जो हमारी बुक्स ने ज्यादातर लिखा हुआ इसमें इडियोपैथिक लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक जो आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन है ना, उसके कॉजेज बताए गए हैं। तो मैंने आपको दो से तीन रीजन बताए थे जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है। किसी बच्चे को याद है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन? प्राइमरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेज थे? हम्म? जी स्टूडेंट्स, प्राइमरी हाँ। हाइपरटेंशन का क्या रीजन होता है? डायबिटीज मेलाइटस मैडम, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी ना, वो प्राइमरी कैसे होगा फिर? जी, एनीवन एल्स? फैमिली हिस्ट्री? जी सर मैडम कैसे? रीनोवास्कुलर डिजीज। सर फैमिली हिस्ट्री? रीनोवास्कुलर डिजीज, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया जो आपने बताया था उधर। दैट इज द सेकेंडरी काज। डॉक्टर जरियाल ने किसी हद तक ठीक बताया, एंडोथीलिन एंडोथीलियल डैमेज, फैट सैक्लेरोसिस। अगर सैक्लेरोसिस होगी तो बच्चे को सेकेंडरी काज होगा ना, कैल्सिफिकेशन सेकेंडरी काज होगा, थीरोसैक्लेरोसिस सेकेंडरी काज है। जेनेटिक्स है, लेकिन जेनेटिक्स की वजह से क्या होगा, स्मोकिंग सेकेंडरी काज है। फैमिली हिस्ट्री है, लेकिन वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से चेंजेस क्या आती है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो चलो मैं सिंपल थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैंने पहले आपको बताया हुआ है। बच्चों हमारे पास ना, जिन लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर जो एंडोथेलिन होता है ना उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर, वो एंडोथेलिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है? एंडोथिलिन मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन उनके अंदर ज्यादा होती है। और जब ये एंडोथिलिन की प्रोडक्शन आपके ब्लड वेसल्स में ज्यादा होती है ना, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ट्यूनिका एंटीमा के अंदर, तो एंडोथिलिन आपके पास होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो ये क्या करवा देता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जब आपके पास वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, हमारे पास एरिया ब्लड वेसल्स का कम होगा, जब एरिया कम होता है आपका जो प्रेशर होता है वो एलिवेट कर जाता है। इसी तरह हमने कहा था कि सर अगर पेशेंट के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है
ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास कम हो, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक आपके पास वैसोडाइलेटर है। तो अगर वैसोडाइलेटर की प्रोडक्शन कम होगी तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एरिया हमारे पास ब्लड वेसल्स का कम होगा एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज प्रेशर दैट कैन कॉज द प्राइमरी हाइपरटेंशन। बट आपने ऐसे भी याद रख सकते हो कि 95% केसेस के अंदर, जैसे आपकी पैथोमा ने भी ये वर्ड यूज किया है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन इडियोपैथिक है, आपकी फर्स्ट एड ने भी ये यूज किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना उसमें यूवर्ड के मुताबिक बता रहा था कि उन्होंने ये रीजन बताई हुई है कि एंडोथेलिन के ज्यादा प्रोडक्शन, और किसी का माइक ऑन है काइंडली माइक बंद करें, और नाइट्रिक ऑक्साइड की कम प्रोडक्शन की वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन ज्यादा होती है। और इसीलिए आप देखोगे कि हम इन पेशेंट्स के अंदर ना नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा करवाएंगे ताकि ब्लड वेसल जो क्या है वो डायलेट हो जाए, पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो जाए। और एंडोथेलिन की हम इनहिबिशन भी करवाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर मैंने आपको एक ड्रग बताई थी, ब्यूसिनटान। वो ब्यूसिनटान एंडोथिलिन इनहिबिटर होती है। तो वो एंडोथिलिन की जब प्रोडक्शन को वो कम कर देती है ना, तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट का जो हाइपरटेंशन होती है वो मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो कॉजेज आपने याद रखने, ना भी याद रखो तो प्रॉब्लम नहीं है, इडियोपैथिक भी आप याद रख सकते हो। अब आते हैं कि सर प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर हम कौन कौन सी ड्रग्स की क्लासेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हम यूज करेंगे थायाजाइड डायूरेटिक्स। क्या क्या आप यूज कर सकते हो, थायाजाइड डायूरेटिक्स है जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड हमारे पास ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, और क्लोरो हाइड्रोथायाजाइड हम ड्रग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ेंगे रीनल सिस्टम के अंदर। दूसरे नंबर पर जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर, वो आपके पास होती है एसी इनहिबिटर्स, आप यूज कर सकते हो। और बच्चों प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज किए जाती है ना, वो आपकी यही ड्रग्स होती है, एसी इनहिबिटर्स आप यूज करते हो, या आप पेशेंट्स के अंदर अर्ब्स को यूज करते हो, जैसे वालसरटान है। और एसी इनहिबिटर में जैसे आपके पास कैप्टोप्रिल वगैरह है। कौन सी ड्रग है, कैप्टोप्रिल। ये सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है उनके अंदर सबसे ज्यादा ये कैप्टोप्रिल ड्रग यूज की जाती है। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट को कैप्टोप्रिल की मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन से पेशेंट के अंदर आपने कैप्टोप्रिल नहीं देनी? जी, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड वांट टू शेयर इट्स ब्रिलियंट नॉलेज विद अस एंड टेल अस दैट किन पेशेंट्स के अंदर आप कैप्टोप्रिल नहीं दे सकते? कफ वाले पेशेंट में, ठीक है जी। एस्मा वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है जी। रिफत में भी एस्मा का है, मरियम ने बायलेटरल रीनल स्टेनोसिस वाले पेशेंट के अंदर कैप्टोप्रिल। मैडम जो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना, वो इसकी दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कि एक तो आपने क्या करना है कि इस पेशेंट के अंदर जिसमें एंजियो एडीमा होता है ना, एंजियो एडीमा अगर किसी पेशेंट को है तो उसको हम एसी इनहिबिटर्स नहीं देते होते। ठीक है बच्चों। और दूसरे नंबर पर अगर किसी पेशेंट को कफ है, मतलब ड्राई कफ हो, ड्राई कफ आपको पता है एस्थमा के अंदर नजर आती है, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर कफ है या एंजियोएडीमा हो जाए तो उनमें से हम जो एसी इनहिबिटर्स हैं इनको विड्रॉ करवा लेते हैं, फिर हम उन पेशेंट को ले जाते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की तरफ। ठीक है, तो ये आपने चीज यहाँ पर याद रखनी है। दूसरे नंबर पर बच्चों आप पेशेंट्स के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर। तो ये जो चार क्लासेस है ना, एसी इनहिबिटर मैंने कहा सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर एसी इनहिबिटर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब पेशेंट को कफ आ रही है या एंजियोडीमा है, तो आप उस पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हो, अरब्स को यूज करोगे। ठीक है, जो सेकंड क्लास की ड्रग है। और अगर हमारे पास एसी इनहिबिटर या अरब्स भी आप नहीं दे सकते तो आप कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर या जो हमारे पास थायराइड डायूरेटिक्स है उनको यूज कर सकते हो। तो ये चार क्लासेस के आपने नाम यहाँ पर याद रखने हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, थायराइड डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर, अरब्स है, और हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर। सबसे ज्यादा एसी इनहिबिटर यूज करते हैं, अगर उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन था आप अरब्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है और हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को अब हार्ट फेलियर है। बच्चों सबसे ज्यादा पाकिस्तान में यही सबसे ज्यादा बड़ा मसला है। हाइपरटेंशन तो उनको होती है, साथ डायबिटीज मेलाइटिस भी होगी या हार्ट फेलियर पेशेंट्स को होगा, या पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन भी होगी और उनके अंदर एस्थमा भी आपको नजर आएगा। तो इसलिए हमने देखना होगा कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर अगर उसको हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर है तो कौन सी मैंने ड्रग्स देनी है और कौन सी हमने नहीं देनी। हाइपरटेंशन के साथ अगर डायबिटीज मेलाइटिस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है यहाँ से, कौन सी ड्रग्स देनी है कौन सी नहीं देनी। हाइपरटेंशन के साथ एस्थमा है, कौन सी ड्रग्स देनी है कौन सी नहीं देनी। हाइपरटेंशन के साथ प्रेगनेंसी है, कौन सी ड्रग्स देनी है कौन सी ड्रग्स हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इन इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। अब आते हैं सर हाइपरटेंशन के साथ अगर हार्ट फेलियर है तो कौन सी ड्रग्स है जो सबसे अच्छा इफेक्ट करेंगी, ताकि वो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उसको भी वो ड्रॉप कर दें और जो हार्ट फेलियर की सिम्टम है वो भी किसी हद तक हमारे पास इंप्रूव हो जाए। एक चीज का तो आपने ये मतलब कि इस चीज को मद्देनजर रखना होगा
कि ऐसी कोई हम इस पेशेंट को ड्रग दें जो क्या करें, इसके ब्लड प्रेशर को भी ड्रॉप करें और जो हार्ट फेलियर की सिम्टम है वो उसको भी इंप्रूव करें। फर्स्ट अप्रोच आपकी ये वाली होनी चाहिए। अब अगर ये चीज आपके पास पॉसिबल नहीं है, इन केस कि मतलब कोई आप ऐसी ड्रग्स नहीं दे सकते कि जो आपके पास हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन दोनों की सिम्टम को इंप्रूव करे, तो जो सेकंड अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं ना वो ये है कि अगर आप ऐसी कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दो जो एटलीस्ट उस हार्ट फेलियर की सिम्टम को वर्स ना करे। क्या ना करे, जो हार्ट फेलियर की सिम्टम को वर्स ना करे, एटलीस्ट वो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या कर सकते हो, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो दो चीजों को आपने ये थोड़ा सा जरा ख्याल करना है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। पहली चीज आपने क्या देखनी है कि सर कोई ऐसी हम मेडिसिन दें जो हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर दोनों के अंदर क्या करें, सिम्टम्स को इंप्रूव करें। फर्स्ट अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच ये है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन दें जो क्या करे, एटलीस्ट हाइपरटेंशन को वो ठीक करे और हार्ट फेलियर को वो वर्स ना करे। हार्ट फेलियर की सिम्टम को वो वर्स ना करे, सिर्फ हाइपरटेंशन को ठीक करे। सेकंड अप्रोच आप ये वाली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज आपने ऐसी, कोई मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल नहीं करनी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर जिसको हार्ट फेलियर है, कि जो क्या करे, हार्ट फेलियर की सिम्टम को वर्स कर दे। ऐसी अप्रोच आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। तो सर कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर की सिम्टम को भी इंप्रूव करती हैं? बच्चों सबसे पहले आती है डायूरेटिक्स की बात। आपको पता है डायूरेटिक्स, चाहे हम वो थायाजाइड्स डायूरेटिक्स हैं चाहे वो आपका फ्लूक डायूरेटिक्स हैं, तो ये जो डायूरेटिक्स होती हैं ये आपको पता है ये क्या करती है, बॉडी से फ्लूइड को निकालती हैं। तो जब बॉडी से फ्लूइड को निकालेंगी, एक तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ब्लड वॉल्यूम कम है। तो जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम कम होता है, आपको पता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डायूरेटिक्स की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम है, और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से आपके पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चों आप पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हो तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से जो आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट है, या जो आपके हार्ट के की तरफ वीनस रिटर्न जा रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपने क्या किया, ब्लड वॉल्यूम को कम कर दिया। ब्लड वॉल्यूम को कम करने की वजह से जो वीनस रिटर्न है, वो वीनस रिटर्न भी आपके पास कम होगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो आपके हार्ट को जो काम करना पड़ेगा ना वो कम काम करना पड़ेगा, जिसको हम करेंगे कार्डिक लोड, कि आपके पास हार्ट के ऊपर ना जो लोड पड़ेगा वो कम पड़ेगा, क्योंकि उसकी तरफ जो ब्लड जा रहा है ना वो कम जा रहा है। क्योंकि पेशेंट हार्ट फेलियर का है, उसकी तरफ हमारे पास वॉल्यूम कम जा रहा है, उसको कम काम करना पड़ेगा ना, तो इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर की जो सिम्टम्स हैं वो भी किसी हद तक होती हैं, इंप्रूव होती हैं। इसीलिए तो हम जो डायूरेटिक्स है वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वो हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर मतलब आइसोलेटेड सेपरेट भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इकट्ठी है तो इनके अंदर भी हम क्या करेंगे, डायूरेटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। हाइपरटेंशन को भी वो ठीक करेगा और आपके पास हार्ट फेलियर की सिम्टम को भी इंप्रूव करेगा। दैट इज योर फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच की कौन सी ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स। दूसरे नंबर पर बच्चों जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज एसी इनहिबिटर्स एंड अर्ब्स, कैप्टोप्रिल और ये हमारे पास वालसंटान, ये वाले जो ड्रग्स हैं, ठीक है। अब इनको भी आप यूज कर सकते हो अगर पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन भी है और उसको हार्ट फेलियर भी है। इसका क्या रीजन है सर, एसी इनहिबिटर आपके पास क्या करवाती है, एक तो आपके पास वो बॉडी वॉल्यूम को कम करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो हमारे पास वैसोडाइलेशन करवाती है। तो जब वैसोडाइलेशन होगी, ब्लड वॉल्यूम आपके पास कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन से ब्लड प्रेशर ठीक होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने से हार्ट फेलियर की सिम्टम क्या होंगे इस पेशेंट के अंदर, इंप्रूव होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं जो थोड़ी सी अलार्मिंग कंडीशन है, दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स के बारे में क्या आपने चीजें मद्देनजर रखनी है, वो ये है कि बीटा ब्लॉकर्स आपने कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाला जो पेशेंट होगा ना, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाला पेशेंट उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर का पेशेंट है ना, उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कंपनसेटेड हार्ट फेलियर एंड व्हाट इज डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर? कंपनसेटेड हार्ट फेलियर एंड डी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है जी। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होता है जी कंपनसेटेड हार्ट फेलियर और डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर? भाई कंपनसेटेड हार्ट फेलियर का आपको नहीं पता क्या होता है, या डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर का किसी स्टूडेंट्स को भी आइडिया नहीं है? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट? कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तो नहीं सर बात हो रही?
जी जी, उससे मिलती जुलती बात हो रही है। हार्ट पंप करेगा, आई थिंक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के रिस्पॉन्ड में। डॉक्टर साहब, हमने बात की थी मायोकार्डियल हर्बिनेटिक, नहीं बच्चों देखो यहाँ पर हमने बात की थी कि सर हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट आपकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। जब आपके पास कार्डिक आउटपुट कम होती है, आपके बैरोसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। बैरोसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो आपके पास वेगस नर्व के जरिए आपके जो एंटीएस न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इनटू योर मेडुला ऑब्लंगेटा उसको जाके मैसेज देंगे कि भाई आपके पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम आ रहा है भाई, कार्डिक आउटपुट कम है। तो आपका एंटीएस क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी वो कंट्रैक्टिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब जब आप हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा रहे हो किसकी जरिए? कंपनसेशन के जरिए। वो कंपनसेशन मैकेनिज्म आपका कौन सा है? जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। अब जब तक ये कंपनसेट करता रहता है, आपका हार्ट कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवा के कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवाता रहता है, तो पेशेंट को कहते हैं इसमें हार्ट फेलियर है, लेकिन वो कंपनसेट कर रहा है। लेकिन जब आपके पास वो कंपनसेशन भी खत्म हो जाती है ना, जिसको हम कहते हैं डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, कि अब आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से आपके पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रही, तो दैट इज द वर्स्ट कंडीशन एंड दैट इज कॉल्ड द डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट के अंदर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर है, जिसके अंदर हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवा रहा है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो बच्चे आप उसके अंदर ना बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हो। उसके अंदर हम क्यों बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं? क्योंकि बच्चों बीटा ब्लॉकर क्या करती है आपके पास? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाती है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास रेनिन की प्रोडक्शन को करवाते हैं आपके पास, जब बीटा वन सेप्स की एक्टिवेशन होती है, तो बीटा वन की रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा? जो हार्ट के अंदर बीटा वन रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होते हैं, जो किडनी के अंदर बीटा वन रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होते हैं। हार्ट के अंदर बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास किडनी के अंदर जो बीटा वन रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होते हैं, तो आपका जो रास मैकेनिज्म है ना ये एक्टिवेट हो जाता है। तो मैंने आपको इसलिए तो बताया था कि देखो बच्चों, जो प्रॉब्लम हार्ट फेलियर की इतनी नहीं होती जितनी प्रॉब्लम ये जो हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं ना, जितनी प्रॉब्लम ये काज करते हैं। क्योंकि आप देखो, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखो बच्चों, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो इस पेशेंट के अंदर जो अरिथमिया का रिस्क होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अरिथमिया का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जो मैंने आपको अरिथमिया वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ाया था, कि जब भी आप क्या करोगे हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ, हार्ट की ब्लड सप्लाई के साथ, हार्ट की न्यूरोलॉजिकल सप्लाई के नर्व सप्लाई के साथ, जब भी आप इसको डैमेज करोगे या इसको इरिटेट करोगे, हमारे पास अरिथमिया का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, जिसको हमने बहुत बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अब देखो बच्चों, हमारे पास कंपनसेटिव हार्ट फेलियर के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास अरिथमिया का रिस्क इंक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर हमारे पास रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? पेशेंट के अंदर आपको पता है वैसोकंस्ट्रिक्शन भी होगी, मतलब इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो एलिवेट हो जाता है, रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन भी होती है। दूसरे नंबर जो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम होता है उसकी रिटेंशन भी हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये बीटा ब्लॉकर क्या करेगी? अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगी, ताकि जो अरिथमिया का रिस्क है ना वो हमारे पास रिस्क डिक्रीज हो जाए। दूसरे नंबर ये हमारे पास रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन को इनहिबिट करेगी, ताकि जो वैसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह हो रही है वो भी हमारे पास कम हो जाए। तो हम हाइपरटेंशन के पेशेंट के साथ अगर हार्ट फेलियर और वो कंपनसेटरी हार्ट फेलियर है, बीटा ब्लॉकर्स आप यूज करोगे जिसके अंदर डीकंपनसेशन है, मतलब वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी का और रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन का रिस्क नहीं है, उसके अंदर बीटा ब्लॉकर आपने यूज नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन के साथ अगर हार्ट फेलियर है, पहले नंबर पर आपने क्या यूज करनी है बच्चों? डायूरेटिक्स, जो सबसे सेफ ड्रग है। अगर आप किसी रीजन से डायूरेटिक्स नहीं दे सकते, तो आपने क्या देना? उसको एसी इनहिबिटर्स और अrbs देनी। ठीक है। और एसी इनहिबिटर और अrbs के साथ आपने बीटा ब्लॉकर्स को ऐड करना है, कि अगर वो कंपनसेटरी हार्ट फेलियर है, और बीटा ब्लॉकर्स को आपने नहीं ऐड करना अगर वो डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ठीक है। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब आप मुझे कोई बता सकता है ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हमारे पास किस तरह हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर दोनों को ठीक कर सकती है? अगर हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं, जैसा कि वो स्पाइरोनोलैक्टोन है, या एप्लिरिनोन है, या एमिलोरॉइड है। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन वो करवाएगा ना सर अब्जॉर्प्शन, और लोड इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, हम्म। जिसकी वजह से वो सारा सीन होगा, तो एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट देंगे, एल्डोस्टेरोन सप्रेस होगा। ठीक है।
वेरी गुड डॉक्टर फैज ने हमारे साथ नॉलेज शेयर किया। वो कह रहे हैं कि सर एल्डोस्टेरोन क्या करता होता है। एल्डोस्टेरोन हमारे पास जाकर लगता है जो हमारे पास सोडियम के चैनल्स होते हैं जिसको, ठीक है, एंड जिसको कहते हैं इनएक चैनल्स, ठीक है, उन्हीं इनएक चैनल्स की एक्टिवेशन होती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, पोटेशियम को और हाइड्रोजन आयंस को हम बॉडी से निकालते हैं। अब जब आप पेशेंट को सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक तो इसके पास हार्ट फेलियर की सिम्टम वर्स होंगी, दूसरा हाइपरटेंशन की सिम्टम वर्स होंगी। तो हम क्या करेंगे उस पेशेंट के अंदर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दो, हाइपरटेंशन भी ठीक होगी, हार्ट फेलियर भी ठीक होगा पेशेंट का, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया तो हो रहा होगा, लेकिन ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से हाइपरटेंशन भी ठीक हो सकती है, हार्ट फेलियर की सिम्टम है वो भी हमारे पास क्या है, ठीक हो सकती है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको चारों ड्रग्स लिखवाई हैं, ये फर्स्ट अप्रोच होती है, जो अगर पेशेंट के साथ हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के साथ हाइपरटेंशन भी है, तो उसके अंदर आप ये वाले ड्रग्स यूज कर सकते हो। मैं फिर आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर में कौन सी आप ड्रग्स दे सकते हो बच्चों, रास इनहिबिटर जैसे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होगी, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, तीसरे नंबर पर डायूरेटिक्स और एसी इनहिबिटर, ये वाली ड्रग्स आप यूज कर सकते हो। बीटा ब्लॉकर्स मस्ट बी यूज कॉशियसली इन डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है, उसने वही बात लिख दी कि भाई जो डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर है ना, इसके अंदर आपने बीटा ब्लॉकर्स डायरेक्टली यूज नहीं करनी, एंड आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द कार्डियोजेनिक शॉक, ये बच्चों लिख लो। क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स है ना, हम ज्यादातर बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को यूज करते होते हैं, आपके पास अरिथमिया हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा हो रही है, उन तमाम केसेस के अंदर ना हम क्या करते हैं, ये बीटा ब्लॉकर ड्रग्स को यूज करते हैं। कहाँ पर यूज नहीं करते, ये मैं आपको 3 से 4 मतलब ऐसे सिनेरियोज बताऊंगा। जैसा कि पहला सिनेरियो कौन सा हो गया जहां पर आपने बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करनी, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर आपने नहीं यूज करनी, बेहतर ये है कि आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, वो तमाम चीजों पर बेहतर है कि आप उसको बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर ना ही डालें। दूसरे नंबर जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जो सबसे बढ़िया बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट को आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देनी, क्योंकि देखो कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होती है, तो अगर आप बीटा ब्लॉकर दोगे तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी, तो वो जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो और ज्यादा वर्स हो जाएगा, तो उस पेशेंट में फिर हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते। इसके अलावा एक जगह और पर हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, कोई मुझे बता सकता है, बड़ी कॉमन चीज है वो, किस पेशेंट के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते, एक और कंडीशन ऐसी है। प्रेगनेंसी के अंदर बीटा ब्लॉकर्स आपने नहीं दे, एस्मा के अंदर बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे, क्या बात है, सिलेक्टिव बीटा, डॉक्टर मरियम, एस्मा वाले पेशेंट के अंदर हम सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, उसमें हमने नॉन सिलेक्टिव नहीं देनी होती। वी कैन गिव द सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स इन पेशेंट्स ऑफ द एस्थमा। सीवियर ब्रेडिकार्डिया, ठीक है मैडम, सीवियर ब्रेडिकार्डिया के अंदर बीटा ब्लॉकर नहीं देनी, वो कार्डियोजेनिक शोक के अंदर वो वाला कंसेप्ट आ जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर बच्चों बीटा ब्लॉकर्स आप नहीं देते, या अगर दे भी रहे तो आपने उसको अंडर सुपरविजन रखना होता है। अरे इससे वजह क्या है इसकी, बीटा ब्लॉकर्स हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम को मास्क करता है, ये बहुत कॉमन चीज है, कैडिसन ने भी ये चीज लिखी हुई है कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम को मास्क करती हैं। अब आप मुझे बताएं कि हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स क्या होती हैं जी, हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स क्या होती हैं, बेसिक चीजें हैं, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, डीजीनेस है, पेंटिंग हो गया, फटीग हो गई, पाल्पिटेशन, वेरी गुड डॉक्टर यास्मीन। डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि सर पेशेंट के अंदर होती है पाल्पिटेशन। अब आपको क्या था, रमजान पिछले दिनों में गुजरा है, रमजान के अंदर आपको अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से फेंटिंग हो गया, फटीग हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपको पाल्पिटेशन होती है, और आपको पाल्पिटेशन से पता चल जाता है कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, या फेंटिंग से पता चल जाता है। तो चूंकि देखो पाल्पिटेशन की वजह से आपको पता चला कि हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट के अंदर, अब डॉक्टर यास्मीन अगर मैं बीटा ब्लॉकर दूंगा तो पाल्पिटेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अब मैं आपने बताना। हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को हुआ, पाल्पिटेशन हुई, अब वो वाला पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहा था, तो क्या बीटा ब्लॉकर के यूज की वजह से उस पेशेंट में पाल्पिटेशन होगी, पाल्पिटेशन नहीं होगी बच्चे, देखो पाल्पिटेशन क्या होती है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी है,
अब हाइपोग्लाइसीमिया, देखो समझो, बात को समझो। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है सर? हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम है फेंटिंग हो गया, या हमारे पास डिजीनेस हो गया, या हमारे पास पाल्पिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ चलो पाल्पिटेशन। इसके अलावा डायूरेसिस भी होती है। अब जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा ना तो आपको पाल्पिटेशन होती है, और पाल्पिटेशन से आपको पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो हम उसको ग्लूकोज दे देते हैं, मसला हल हो जाता है। लेकिन बच्चों, अगर ये पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर रहा है ना, अगर ये पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर रहे हैं, और बीटा ब्लॉकर आपकी पाल्पिटेशन को कम कर देती है, क्या कर देती है, पाल्पिटेशन को कम कर देती है। अब बीटा ब्लॉकर के यूज की वजह से आपकी पाल्पिटेशन कम हो गई है, तो अब जब आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्या आपको पाल्पिटेशन की सिम्टम आपको नजर आएंगी जो पेशेंट बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है? नहीं सर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स ने क्या कर दिया है, पाल्पिटेशन को डिक्रीज करके जो हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम थी उनको मास्क कर दिया, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो इसलिए हम डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, उस पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर ज्यादातर नहीं डालते, ठीक है। अब आगे आते हैं सर, इन हार्ट फेलियर जो हमारे पास अर्ब्स होती हैं मे बी कंबाइंड विद निप्रोलिसिन इनहिबिटर सैक्यूबिट्रल ड्रग, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बच्चों जो हम अर्ब्स है ना, जो मैं मेडिसिन के अंदर भी आपको पढ़ाऊंगा, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है ना, इनके साथ हम ज्यादातर सैक्यूबिट्रल को ऐड कर देते हैं। सैक्यूबिट्रल बहुत अच्छी ड्रग है जिसको हम हार्ट फेलियर के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये आपके पास निप्रिलिसिन इनहिबिटर होती है। और निप्रिलिसिन का क्या काम होता है? हाँ जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निप्रिलिसिन? ये निप्रिलिसिन का क्या काम होता है, पीएनपी को क्या करती है ये? वेरी गुड डॉक्टर याद सदका। डॉक्टर सदका कह रही है सर, आपने बताया था कि जो निप्रिलिसिन होती है, ये एएनपी और बीएनपी को क्या करती है, इसकी ब्रेक डाउन करवाती है। और एएनपी और बीएनपी क्या करते हैं, आपके हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर कंपनसेट करते हैं ये ना, आपके पास नाइट्रोयूरेसिस वगैरह करवाते हैं। तो निप्रिलिसिन को अगर मैं इनहिबिट कर दूं ना सैक्यूबिट्रिल देकर, तो आपके पास एएनपी और बीएनपी की ना ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब आपके पास एएनपी और बीएनपी की ब्रेक डाउन नहीं ना होगी, तो एक तो आपके पास वैसोडाइलेशन भी होगी, और दूसरे नंबर पर हमारे पास ना नाइट्रोयूरेसिस होती है, मतलब जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो लॉस होता है पेशेंट का, तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, और हार्ट फेलियर की सिम्टम भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। तो इसलिए हम अरब्स को सैक्यूबिट्रिल के साथ कंबाइन करके हाइपरटेंशन विद हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पर याद रखनी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, सेफ ड्रग्स कौन सी हैं? तो बच्चों सबसे जो सेफेस्ट ड्रग्स हैं, दीज आर द एसी इनहिबिटर्स एंड द अरब्स। एनआरई के अंदर पता नहीं कितनी दफा ये एमसीक्यू पूछा गया है कि पेशेंट के अंदर अगर हाइपरटेंशन है साथ डायबिटीज मेलाइटिस है, तो कौन सी ड्रग को हम ज्यादातर यूज करेंगे, कौन सी क्लास को हम ज्यादातर यूज करते हैं? दीज आर द एसी इनहिबिटर्स एंड द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। वालसरटान हो गया वो वाली ड्रग्स, और कैप्टोप्रिल को सबसे ज्यादा यूज हम ये वाली ड्रग्स को यूज करते हैं। इसके साथ आपने ना एक और चीज लिखनी है, एसी इनहिबिटर्स को हम कहते हैं रीनोप्रोटेक्टिव। एक चीज लिख लें यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा, एसी इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं, या अरब्स को कहा जाता है दीज आर द रीनोप्रोटेक्टिव। ये अगर पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर है या किडनी डैमेज है ना, तो उस पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये एसी इनहिबिटर ड्रग्स को यूज करते होते हैं, ठीक है। मैडम डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जा नहीं होगी ना, देखो हम ये प्रोटेक्शन को यूज कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को। हाँ, इवन दो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो भी जाए ना, अगर एक पेशेंट है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, उस पेशेंट के अंदर हम ये इसो एसी इनहिबिटर और अब उसको यूज करते हैं, दूसरी ड्रग्स को आप वहां पर यूज नहीं करते, क्योंकि ये ड्रग्स आपके पास रीनो प्रोटेक्टिव होती हैं, ये डैमेज नहीं करती आपकी किडनी को ज्यादा। तो अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है, एसी इनहिबिटर को और आपने अर्ब्स को यूज करना ज्यादा था। हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर है तो आपने डायूरेटिक्स की तरफ ज्यादातर जाना है। उसके अलावा एसी इनहिबिटर भी आप यूज कर सकते हो, बीटा ब्लॉकर्स भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है, मैं फिर कह रहा हूँ एसी इनहिबिटर्स और अर्ब्स आपने यूज करनी है। इसके अलावा और कौन सी हम यूज कर सकते हैं? दीज आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी आप यूज कर सकते हो, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताना है बीटा ब्लॉकर्स आपने क्यों नहीं करनी जाता। ACE inhibitor and ARBs are the protective against the diabetic nephropathy.
तो अगर आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है तो कौन सी आपने ड्रग, देखो मेरी बात सुनो, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर कौन सी ज्यादातर दो कॉम्प्लिकेशन आती हैं? एक हमारे पास होती है रेटिनोपैथी, कि उसका रेटिना डैमेज होता है। दूसरा होती है नेफ्रोपैथी। हमेशा याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर आपको दो चीजें नजर आती हैं, एक रेटिनोपैथी, दूसरी नेफ्रोपैथी। ये इसकी सबसे मतलब के कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस की, जो इंशाल्लाह मैं एंडो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। डायबिटीज मेलाइटिस की दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक होती है स्मॉल वस्कुलर इन्वॉल्वमेंट कॉम्प्लिकेशन, और दूसरी होती है लार्ज वेसल्स की कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं। तो जो स्मॉल वेसल्स की कॉम्प्लिकेशन है उसमें नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी आती है। तो अगर इस पेशेंट में डायबिटिक नेफ्रोपैथी है और हाइपरटेंशन भी है पेशेंट के अंदर, तो आपने एसी इनहिबिटर चुप करके आंखें बंद करके लगा देनी। एनआरई के अंदर भी ये पूछा गया है, एमएलई के अंदर भी ये पूछी गई ये चीज, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, हम डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ज्यादा यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम को मास्क कर देती हैं। मतलब आपको हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उसकी सिम्टम आती तो आपको पता चल जाता है, तो हम ग्लूकोज का इंटेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हो, आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, आपको पता नहीं चलेगा। और अगर वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, बच्चे आपकी डेथ भी हो सकती है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। हाँ जी, हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटिस सर, एसी इनहिबिटर अरब हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज कर सकते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स। और बीटा ब्लॉकर्स को हमने ज्यादातर यूज नहीं करना, क्योंकि दे कैन मास्क द हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम। अगर आप दे रहे हो तो फिर आपको ग्लूकोज को मॉनिटर करना पड़ेगा बार बार इस पेशेंट का, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि इसको ना ही दो। जी जी, एसी इनहिबिटर ज्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव है। एसी इनहिबिटर जो ड्रग्स है ना, ये ज्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव है। हाँ, एसी इनहिबिटर अगर हम आप नहीं दे सकते, जैसे हमने उसके रीजन देखे हैं, तो फिर आप अरब्स देखो, दोनों ड्रग अच्छी हैं आपके लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव। हाइपरटेंशन के साथ बच्चों अगर एस्थमा है, हाँ जी, अब आपने मुझे बताना है, माहम बताएगी हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है तो कौन कौन सी ड्रग्स देनी है आपने। जी, कहाँ चली है बैठी हुई है, माहम बैठी हुई है। हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है, जी मैडम, कौन सी ड्रग्स देनी है आपने, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। ठीक होगा जी, एसी इनहिबिटर अरब्स देने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने, और बीटा ब्लॉकर्स आपने नहीं देने। अगर पेशेंट अस्थमा का है तो फिर अर्ब्स देंगे, सिर्फ एस जी नहीं जी देंगे। जी जी। तो अब यहाँ पर हम आते हैं कि हाइपरटेंशन के साथ अगर पेशेंट को एस्थमा है, जैसे ऊपर हम काफी सारे स्टूडेंट्स ने ना क्वेश्चन गलत किया था जो मैंने पूछा था। तो हाइपरटेंशन के साथ बच्चों अगर पेशेंट को एस्थमा है, तो आपने कौन सी ड्रग्स यूज करनी है? आपने अर्ब्स ड्रग्स को यूज करना है, क्योंकि आपको पता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि जो पेशेंट को कफ हो रही है वो एस्थमा की वजह से हो रही है या वो एसी इनहिबिटर्स की वजह से हो रही है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसके अंदर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स को यूज करो, ठीक है। दूसरे नंबर आप इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी यूज कर सकते हो, थायाजाइड्स को भी यूज कर सकते हो, और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। जी स्टूडेंट, समझ आया? डॉक्टर मरियम ये देख लें, हम एस्मा वाले पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स को यूज कर सकते हैं अगर उसको हाइपरटेंशन है, बट आपने कार्डियो सिलेक्टिव करनी है, जिनको हम कहते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स मैं आपको ये सारी क्लासेस पढ़ाऊंगा, सिलेक्टिव कौन सी है, नॉन सिलेक्टिव कौन सी है। इसके अंदर आप अगर लिखना है तो यहाँ पर ना सिनोप्रिल, ये क्या उसको कहते हैं, लसिनोप्रिल, नहीं प्रिल नहीं है, जो मेटाप्रोलोल वाली जो ड्रग्स है, मेटाप्रोलोल को चलो लिख लो, ये हमारे पास सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। इसके बाद असिनोप्रोलोल भी है, वो भी इसके अंदर सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो आप दे सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ बीटा वन ब्लॉकर देनी है, आपने फिर बीटा टू नहीं देनी, ठीक है। आगे आते हैं सर, अवॉइड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट द बीटा टू रिसेप्टर इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। वही बात है ना जो हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले कंसेप्ट की बात की है, कि सर हमने नॉन सिलेक्टिव को सिर्फ अवॉइड करना है, कि नॉन सिलेक्टिव आपने नहीं देनी, जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करेंगे ना, वो वाली हमने ड्रग्स नहीं देनी।
हमने इस पेशेंट के अंदर सिर्फ जो B1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो वाली ड्रग्स देने, ठीक है। अवॉइड एसी इनहिबिटर, यहाँ पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि सर इन पेशेंट्स के अंदर आपने क्या करना है, एसी इनहिबिटर्स को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि सर हमें पता नहीं चलेगा कि जो आपको कफ आ रही है, वो जो ड्राई कफ है, वो आपके पास बीटा ब्लॉकर्स की वजह से, सॉरी, एसी इनहिबिटर की वजह से है, या वो एस्थमा की वजह से है। जो कफ आ रही है वो एस्थमा की वजह से है, या वो हमारे पास एसी इनहिबिटर की वजह से है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए हम बेहतर ये समझते हैं कि फिर हम उस पेशेंट को अrbs को दे दें, मतलब जो जिनका साइड इफेक्ट कफ वगैरह नहीं है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के साथ अगर आपको एस्थमा हो रहा है तो फिर आपने अrbs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आपने यूज करनी है, ठीक है। कौन सी नहीं करनी? एसी इनहिबिटर्स नहीं करनी और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं करनी। नेक्स्ट आते हैं सर, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर गायनी के अंदर भी है, आई थिंक उसके अलावा पीड्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और हमारे पास सीवीएस के अंदर भी पूछे जाते हैं, वो है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। कि अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन है, चाहे वो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन है या वो आपके पास क्रोनिक प्राइमरी हाइपरटेंशन है, तो अगर आपके पास हाइपरटेंशन है तो प्रेगनेंसी के अंदर आपने कौन सी ड्रग्स देनी? क्योंकि जो ऊपर वाली ड्रग्स हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर साइड इफेक्ट काज करवा सकती हैं। जैसे कि एसी इनहिबिटर्स की अगर बात की जाए, एसी इनहिबिटर्स बच्चे बहुत वर्स्ट कंडीशन बच्चे के अंदर काज करवाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उसके अंदर काज करवा सकता है, या जो ऑर्गन की डिसजेनेसिस वो काज करवा सकता है। एसी इनहिबिटर बहुत बड़ा उनका साइड इफेक्ट्स है, जिनको हम ट्रेटोजेंस के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक टॉपिक है ट्रेटोजेंस, तो वो ट्रेटोजेंस के अंदर मैं आपको ये सारे इनके साइड इफेक्ट्स दिखाऊंगा जो प्रेगनेंसी के अंदर ये काज करवा सकते हैं। जी जी, ओलिगोहाइड्रोएमिलेज। तो फिर इसलिए हमने क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम सिलेक्टिव होते हैं कि कौन सी ड्रग हमने हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर आपको देनी है अगर उसको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों ये निमोनिक है, ये निमोनिक को आपने क्या रखना, सारी जिंदगी याद रखना। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ निमोनिक्स बताऊंगा जो आपने याद रखने, दैट विल हेल्प्स यू अलॉट। तो उनमें से ये आपका ये दूसरा तीसरा निमोनिक आ गया, न्यू मॉम्स लव हग्स। जैसे कि बच्चों आप उस पेशेंट को नेफिडिपिन दे सकते हो, अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हो, लबीटालोल दे सकते हो, और हम इसको हाइड्रिलाजीन दे सकते हैं। ये चार ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर आप यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो अल्फा मिथाइल डोपा और लबीटालोल को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कुछ बुक्स कहती हैं कि अगर प्रेगनेंसी के साथ पेशेंट में हाइपरटेंसिव हो, वो इमरजेंसी हाइपरटेंसिव है, मतलब इमरजेंसी के अंदर आई है, फीमेल प्रेग्नेंट भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है। तो इमरजेंसी हाइपरटेंसिव के अंदर कुछ कहते हैं आपने लबीटालोल यूज करनी है, कुछ कहते हैं आपने मिथाइल डोपा यूज करनी है, ठीक है। तो आपने वैसे सिंपल सी बात, आप दोनों को याद रख लो, ठीक है। तो अगर एनआरई के अंदर आए, क्योंकि आपको ये दोनों ड्रग्स का नाम नहीं देंगे, या वहां पर मिथाइल डोपा लिखा होगा या वहां पर लबीटालोल लिखा होगा, तो आपने दोनों में से एक जो ड्रग्स लिखी होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। अब ये नहीं है कि मिथाइल डोपा ही देते हैं, तो अगर मिथाइल डोपा की ऑप्शन नहीं है तो आप कहो कि शायद ये इसका मतलब आंसर ही नहीं है। तो अगर मिथाइल डोपा नहीं है, अगर लिबिटालोल है तो लिबिटालोल लगा दो, अगर लिबिटालोल नहीं है तो मिथाइल डोपा लिखा है तो इसको लगा देना आपको, क्योंकि ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो ये चीज आपने चार ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। बाकी इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जैसे नेफिडिपिन है, तो ये हमारे पास डाई हाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो नेफिडिपिन है, ठीक है। तो इसको हम वैसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ये जो नेफिडिपिन है, अगर एक मेल है ना जैसे, और उसको मतलब कि इमरजेंसी के अंदर लाया जाता है और उसको हाइपरटेंशन, बहुत वर्ष सीवियर हाइपरटेंशन है, उसके अंदर हम ये नेफिडिपिन भी यूज करते हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आप इसको यूज कर सकते हो, सेफ ड्रग है ये प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और इसका काम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वैसोडाइलेशन करवा देती है। लबीटालोल, ये हमारे पास अल्फा वन ब्लॉकर भी है, बीटा वन ब्लॉकर भी है। हाइड्रिलाजीन क्या होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को ज्यादा करती है, और उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करवा के ना ये वैसोडाइलेशन करती है। तो एट दी एंड जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है ना, सबके अंदर आप या तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवाते हो, या आप उनके अंदर वैसोडाइलेशन करवाते हो, या ब्लड वॉल्यूम कम करवा देते हो। तो इन तीन तरीकों से आप क्या करते हो, पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन को कम करते हो, ठीक है। तो आप देखो थोड़ी सी हमने चीजें पढ़ी हैं यहाँ पर, लेकिन ना मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। आगे वाले पेजेस के ऊपर हमेशा हो सकता है 10 मिनट भी नहीं लगते होंगे, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इन चीजों को पूछा जाता है
और इसके अंदर हमने काफी सारी चीजों को ना यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको ना अभी याद भी होंगी कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है, थायाजाइड एसी इनहिबिटर्स उनकी तरफ चले जाओ। हार्ट फेलियर है, बीटा ब्लॉकर्स कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर आपने नहीं देनी, और डायूरेटिक्स एसी इनहिबिटर्स ये वाली आपने देनी, अच्छी ड्रग्स होती हैं, और रास इनहिबिटर जैसा कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने हार्ट हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस है, एसी इनहिबिटर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देनी है। बीटा ब्लॉकर्स को आपने नहीं देना, अगर दिया है तो उसने आपने ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना है। हाइपरटेंशन के साथ एस्मा आर्ब्स देने हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने, कार्डियोस्टेक्टिव बीटा ब्लॉकर। हाइपरटेंशन के साथ प्रेगनेंसी है, नेफिडिपिन, मिथाइलडोपा, लेपिटालोल, हाइड्रिलाजिन, ये वाली ड्रग्स आपने यूज करनी है। वैसे ना आपको मजे की बात बताऊं, ये हाइड्रिलाजिन और जो नेफिडिपिन ड्रग्स है ना, ये हम वैसे भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर भी यूज करते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कि अगर पेशेंट का बीपी 180 से इंक्रीज हो जाए और एंड ऑर्गन डैमेज के साथ पेशेंट आ रहा हो ना आपके पास इमरजेंसी में, तो उनके अंदर हाइड्रिलाजिन नेफिडिपिन ड्रग्स को हम यूज करते हैं। इसके अलावा फिनोल्डोपाम को भी यूज किया जाता है। तो बच्चों ये सारी चीजें थी जो आज आपने याद रखनी है, आज इंशाल्लाह थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। बाकी हम जो मेन चीज थी वो आज हमने कवर कर ली है। बाकी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह वो आपके दो लेक्चर्स के अंदर ना कवर अप हो जाएंगे। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट।